नमस्कार मित्रों, मैं अंशुमान सिंह आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद रोहन सर पर फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा स्थापित राज्य की चर्चा पिछली क्लास में कर रहे थे। आपने पिछली कक्षाओं में इंडो ग्रीक आक्रमण और इंडो ग्रीक आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज आपका जो टॉपिक है, उन्हीं आक्रमणकारियों के द्वारा स्थापित राज्यों में मैं मुख्यतः दो राज्यों को लेकर के आया हूँ। एक पहलव और एक आपका है शक वंश। दो प्रकार के और भी वंश हैं, ये भी भारत पर आए, भारत पर आक्रमण किए और भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार भी किए। तो आज जो आपका टॉपिक है वो मेनली पहलव वंश है और शक वंश के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी आज की क्लास में हम आपको देंगे। तो आइए देखते हैं हम अपने टॉपिक को। तो देखेंगे आज का जो आपका टॉपिक है पार्थियन या पहलव वंश। पार्थियन या पहलव वंश आज का जो आपका टॉपिक है, इसमें आप ये देखेंगे कि इनका निवास स्थान क्या था। मूल निवास स्थान पार्थियनों का या आप कहिएगा पहलव का, तो इन्हें पहलव वंश भी बोलते हैं, पार्थियन भी बोलते हैं। तो इनका जो मूल निवास स्थान था वो आप देखेंगे कहाँ पे था, तो आप देखेंगे ईरान या पार्थिया, इसी को पार्थिया भी बोलते हैं। पार्थिया भी कुछ पुस्तकों में देखने को मिलता है। तो पार्थिया में इनका मूल निवास स्थान था। पार्थिया कहाँ पर है, तो आप देखेंगे बैक्ट्रिया, जो आपने बैक्ट्रिया पढ़ा था, बैक्ट्रिया के पश्चिम में कह सकते हैं आप, बैक्ट्रिया के पश्चिम में आपका पार्थिया प्रांत स्थित था और यहाँ से पहलव निकल करके भारत की ओर आए। ठीक है, और आप ये देखेंगे कि मेनली बैक्ट्रिया लगभग आप देखेंगे कि अफगानिस्तान का जो इलाका है, अफगानिस्तान थोड़ा देखिएगा, जैसे आपका ये भारत का मैप है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पा रहा है इस तरीके से। तो ये हमारी बैक्टीरिया है। तो ये लोग कहाँ पर बसे हुए थे, पार्थियाई लोग यहाँ पर, ये पार्थियन साम्राज्य था। तो यहाँ से ये लोग बसे हुए थे और यहाँ से निकल करके भारत की ओर आए और इस प्रदेश पर अपना अधिकार किए। और इतना ही नहीं, भारत में भी इन्होंने प्रवेश किया। मेनली आप देखेंगे सिंध नदी को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में ही अपने साम्राज्य का विस्तार पार्थियाओं ने या आप देखेंगे पहलों ने किया। तो आप ये देखेंगे कि मूल निवास स्थान ईरान या पार्थिया मिलता है आपके हर पुस्तकों में। आपने देखा है कहाँ पर है पार्थिया, बैक्ट्रिया के पश्चिम में, बैक्ट्रिया के पश्चिम में, अफगानिस्तान के बगल पर बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया के पश्चिम में आपका क्या है, तो आप कहेंगे पार्थिया या पार्थिया। आप देखेंगे बोनोनीज, बोनोनीज भारत पे आने वाला प्रथम पार्थियन शासक। और भी शासक हुए पहलव वंश के, कहाँ पर, वही पार्थिया में, लेकिन भारत के संदर्भ में आपको पढ़ना है तो भारत में आने वाला पहला पार्थियाई या पार्थियन या आप कहिएगा पहलव शासक कौन था, तो बोनोनीज। कौन था, बोनोनीज। तो बोनोनीज भारत में आने वाला प्रथम पहलव शासक था। बोनोनीज के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां, जैसे आप लोग नोट करिएगा कि इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। आप ये देखेंगे कि कभी कभी ये उपाधि पूछ ली जाती है, तो आप इस उपाधि से ये तात्पर्य लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका संबंध भारत से रहा होगा, क्योंकि भारत के भी शासक समकालीन क्या कर रहे हैं, महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, इन सब उपाधियां भी ग्रहण कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। तो वैसे ही इसने भी क्या किया, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। दूसरा काम क्या किया, जैसे यूक्रेटाइडीज वंश के जो शासक थे, उस शासकों के मतलब आप देखेंगे उन शासकों के तौर पर ये भी क्या करते हैं कि अपने सिक्के पर लेख लिखवाते हैं और शासक का नाम भी अंकित करवाते हैं। कौन, तो आप देखेंगे बोनोनीज। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इंडो ग्रीक शासकों के ही पहल पर इन्होंने भी अपने सिक्के पर लेख लिखवाना प्रारंभ किया, बोनोनीज ने। तो वह पहला व्यक्ति जिसने भारत पर आक्रमण किया या भारत पर आया पार्थियन वंश का, बोनोनीज। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और इसने सिक्कों पर लेख भी खुदवाए। उसके अलावा आप देखेंगे कि वास्तविक संस्थापक, जबकि ये तो भारत में पहली बार आ रहे हैं, लेकिन भारत जो वास्तविक संस्थापक हैं पहलव वंश के, वो मित्रदात फर्स्ट है, मित्रदात फर्स्ट। आप देखेंगे इसके अलावा भी कुछ शासक और भी हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यही आपका एक इंपॉर्टेंट शासक है इस वंश का कि वास्तविक संस्थापक के रूप में मित्रदात फर्स्ट को हम जानते हैं। और इसके अलावा सबसे शक्तिशाली शासक, आपके एग्जाम में सबसे शक्तिशाली शासक पूछा जाता है, तो गोंडो फर्नीज, गोंडो फर्नीज या कुछ पुस्तकों में गंडो फर्नीस, फर्नीस शब्द भी मिलता है और गोंडो फर्नीज भी मिलता है। तो आप क्या देखेंगे, भारत पर आने वाला पहला शासक बोनोनीज,
ठीक है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और सिक्के भी चलवाए। इसके अलावा वास्तविक संस्थापक कौन है? मित्रदात फर्स्ट। मित्रदात फर्स्ट जो है वो पहलव या पार्थियन वंश का वास्तविक संस्थापक है। और सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? तो आप देखेंगे गोंडो फर्नीज। गोंडो फर्नीज सबसे शक्तिशाली शासक है। और गोंडो फर्नीज का जो टाइमिंग है आपको देखने को मिलता है वो 20 ईस्वी से लेकर के 41 ईस्वी, 20 ईस्वी से लेकर के 41 ईस्वी, लगभग 21 वर्षों तक भारत में रह करके शासन का संचालन किया और कुछ और भी कार्य किया। जैसे इसने देवव्रत की उपाधि धारण की। देवव्रत की उपाधि धारण करने वाला पहला पहलव शासक तो आप देखेंगे गोंडो फर्नीज था और इसने देवव्रत की उपाधि धारण की। ओके, आगे देखेंगे राजधानी। तो आप ये देखेंगे कि राजधानी तक्षशिला को इसने बनाया। आपने पढ़ा पिछली क्लास में कि इंडो ग्रीक शासकों ने भी अपनी राजधानी को तक्षशिला बनाई थी, मेनली यूक्रेटाइडीज वंश के शासकों ने, ठीक है। लेकिन आप ये देखेंगे कि वही तक्षशिला को कौन? गोंडो फर्नीज पहलव शासक ने भी अपनी राजधानी बनाई तक्षशिला। तक्षशिला कहां पर है? तो आप देख सकते हैं तक्षशिला आपका ये इलाका है, ये जो ब्लू दिख रहा है ये क्या है? तक्षशिला। तो आपने देखा कि इस प्रदेश पर ये लोग अपना क्या कर रहे हैं? स्वराज विस्तार किए हुए हैं, कहीं ना कहीं भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर आ भी गए हैं और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाए हुए हैं। कौन? गोंडो फर्नीज। इसके अलावा इसका एक अभिलेख तख्ते बही, ये कभी कभी साथ में मिल जाता है, कभी कभी बीच में गैप मिल जाता है, तख्ते बही है, ठीक है, जिसकी लिपि क्या है? खरोष्टी है। इतना आप याद रखिएगा कि गोंडो फर्नीज के बारे में जो जानकारी का स्रोत है मात्र एक अभिलेख है, तख्ते बाही अभिलेख, और इसकी लिपि क्या है? खरोष्टी। आपसे एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है कि इसकी लिपि क्या है, तो आप लिपि खरोष्टी कह सकते हैं। और इसके जानकारी के स्रोत क्या हैं इसके गोंडो फर्नीज के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि तख्ते बाही अभिलेख से गोंडो फर्नीज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे इसके काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए। सेंट थॉमस, आप देखेंगे कि आज भी आपके यहाँ बहुत सारे जो नर्सरी स्कूल खोले गए हैं सेंट थॉमस के नाम पर, सेंट थॉमस जॉर्ज करके, इस तरीके से बहुत सारे आपके स्कूल ईसाई संत सेंट थॉमस के नाम पर खोले गए हैं। और वही सेंट थॉमस हैं जो कि गोंडो फर्नीज के काल में भारत में आए थे। तो आप देखेंगे इसके काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए भारत आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, जिसको आप लोग याद रखिएगा। तो सेंट थॉमस किसके काल में आए? तो गोंडो फर्नीज के काल में आए। गोंडो फर्नीज किस वंश का शासक था? तो पार्थियन या पहलव वंश का शासक था। इसके अलावा आप देखेंगे कि सिक्कों पर धार्मिकस की उपाधि मिलती है, कहीं कहीं धार्मिक। आप याद रखिएगा गोंडो फर्नीज के जो सिक्के थे उस पे कहीं ना कहीं धार्मिक की उपाधि मिलती है या धार्मिकस की उपाधि मिलती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये धर्म से संबंधित सिक्के भी जारी कर रहे हैं और जो श्रेय इनको कहाँ से मिलता है? भारत में आकर के ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो आप ये देखेंगे कि गोंडो फर्नीज जो था वो मुख्यतः वो देखेंगे मूलतः वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का अनुयायी था, आप इसको याद रखिएगा। तो गोंडो फर्नीज बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके सिक्कों पर धार्मिकस की उपाधि भी देखने को मिलती है, यानी कि धार्मिक सिक्के भी चलवाता है कौन? गोंडो फर्नीज। ओके, उसके अलावा आप देखेंगे इस साम्राज्य का अंत कुषाणों ने किया। अब आप देखेंगे कुषाण साम्राज्य का स्थापना होगी भारत में। तो आप देखेंगे कि पहलव वंश के अंतिम शासक को मार करके या इन लोगों के साम्राज्य को तोड़ करके वहीं पर आप देखेंगे कुषाणों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो आपने क्या देखा? पहला शासक बोरोनीज शासन भारत पर आने वाला, और इसके बाद संस्थापक कौन है? संस्थापक के रूप में आपने देखा मित्रदात फर्स्ट हैं। उसके अलावा सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक गोंडो फर्नीज है। राजधानी तक्षशिला बनाई, देवव्रत की उपाधि धारण की, इसने एक तख्तेबाही अभिलेख जारी किया जिसकी लिपि खरोष्टी है। उसके अलावा आपने देखा इसी के काल में सेंट थॉमस भारत आए थे और सिक्कों पर धार्मिकस की उपाधि देखने को मिलती है। और यही वह व्यक्ति है जिसने बौद्ध धर्म का भी अनुयायी है। किस वंश का? पहलव वंश का। तो इतनी बातें पहलव वंश के संबंधित महत्वपूर्ण रही। और अब हम लोग अपने अगले टॉपिक शक वंश को देखेंगे, शक या सीथियन। तो ये आपको मित्रों समझ में आई होगी। अब चीजें आप देखेंगे शक और सीथियन। तो पहलव वंश के बारे में इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें रही मैं आपके सामने उसको लेकर के आया। अब आप देखिएगा शक और सीथियन के बारे में। तो शक और सीथियन, तो आपने पढ़ा था कि विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा स्थापित राज्य में मुख्यतः 4 राज्यों को आपको पढ़ना था। एक तो अपने इंडो ग्रीक पढ़ा ही, और इसके बाद पहलव भी पढ़ लिया, और आप शक पढ़ेंगे और अगली क्लासों में आप कुषाण को पढ़ेंगे। तो ये 4 वंश जो थे वो बाहर से आक्रमण करने भारत में आए और भारत में ही अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिए। ओके, तो आइए आप देखते हैं
शक या सीथियन मध्य एशिया से भारत आए थे। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला फैक्ट क्या है, इन्होंने ये मध्य एशिया से भारत में इनका आगमन हुआ था। आप ये देखेंगे कि मेनली जो शक शासक हैं या जो शक वंश है, ये एक कबीला था, कबीले के रूप में ये लोग मध्य एशिया में रहते थे ट्राइब्स के रूप में, और वहां से निकल करके 4-5 कबीलों में आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके भारत की ओर आए, और भारत में 4 कबीले और 1 कबीले आपके अफगानिस्तान में बस गए। तो ये लोग कबीले के रूप में थे, और इनके बारे में जो जानकारी के मुख्य स्रोत है वो चीनी साहित्य है। चीनी साहित्य से ही शकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ओके, तो आप क्या देखेंगे, मध्य एशिया से भारत आए, और भारतीय साहित्य में सीथियन कहा गया। भारतीय साहित्य में शकों को सीथियन कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय साहित्य में शकों को क्या बोला गया, सीथियन बोला गया, जबकि चीनी लेखों में इन्हें सई बोला गया। क्या बोला गया, सई। क्या बोला गया, SAI, सई। ये याद रखिएगा, चीनी लेखों में शक को क्या, चीनी लेखों में शक को क्या बोला गया, शक वंश को सही बोला गया, जबकि भारतीय साहित्य में इन्हें सीथियन नाम से संबोधित किया गया। इसीलिए इन्हें सीथियन वंश बोलते हैं, या शक वंश बोलते हैं, या सई वंश भी बोलते हैं। तो ये एक नया फैक्ट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चीनी लेख जो है बहुत प्रमाणिक है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, सही बोलते हैं। चीनी लेखों में जो चीनी लेख है वहां पर इनको कहीं ना कहीं शक बोलते हैं। चीन के जो साहित्य है उसमें इनको कहीं ना कहीं सही बोलते हैं। उपाधि, इनकी कुछ उपाधियां हैं इंपॉर्टेंट, और बार बार जो आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछी जाती हैं, जैसे शाहानुशाही। शाहानुशाही की उपाधि धारण करते हैं कौन, शक शासक। आपसे क्वेश्चन क्या दिया जाएगा कि किस वंश के शासक शाहानुशाही की उपाधि धारण करते हैं। तो आप पढ़े हुए हैं तो आप बता सकते हैं कि शक शासक शाहानुशाही की उपाधि धारण करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कुषाणों का सामंत। ये लोग कहीं ना कहीं कुषाण वंश जो आपके भारत में आएगा उसके सामंत के रूप में कुछ दिनों तक कार्य किए, और बाद में जब कुषाण वंश की सत्ता थोड़ी सी कमजोर हुई तो वहीं पर अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिए, स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर लिए। तो शाहानुशाही की उपाधि धारण करते हैं, शाहानुशाही की उपाधि धारण करते हैं, इसका मतलब होता है कुषाणों का सामंत। दूसरा, मुरुंड की उपाधि। मुरुंड की उपाधि भी शक शासक ही क्या करते हैं, धारण करते हैं। और आप ये देखेंगे कि मुरुंड का मतलब स्वामी होता है, मुरुंड का मतलब स्वामी होता है। और आपके एक लेखक हैं, उनका नाम है स्टेन कोनो। स्टेन कोनो एक लेखक हैं, इन्होंने इन्हीं इसी मुरुंड की उपाधि से जोड़ करके इनको क्या बोल दिया गया, शक मुरुंड बोला। इस वंश का नाम क्या बोला, शक मुरुंड। ठीक है, क्यों बोला, क्योंकि ये लोग मुरुंड की उपाधि धारण कर रहे हैं। मुरुंड का मतलब होता है स्वामी। ओके, ठीक है, तो कौन सा राइटर है, स्टेन कोनो। स्टेन कोनो जो राइटर हैं वो शक मुरुंड के नाम से संबोधित करते हैं किसको, शकों को। ठीक है, तो शाहानुशाही की उपाधि धारण करते हैं शक शासक, मुरुंड की उपाधि भी धारण करते हैं शक शासक। इसके अलावा आप देखेंगे कि शक शासकों को क्षत्रप कहा गया। आप ध्यान रखिएगा कि जो शक शासक भारत में आए, कहां सर, मध्य एशिया से निकल करके जो भारत में आए, जो भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किए, तो यहाँ के जो शक शासक हुए उनको क्षत्रप कहा गया। क्या कहा गया, क्षत्रप। तो जो भारतीय शक नरेश थे उन्हें क्षत्रप कहा गया। ओके, इतना आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपको कोई इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पे है नहीं। इसके अलावा आप देखेंगे शकों की 5 शाखाएं। मैंने बताया आपसे क्या, शकों की 5 शाखाएं भारत पर आक्रमण की और भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करने का प्रयास की। तो आप देखेंगे कि एक तो अफगानिस्तान में, मैंने आपको बताया ही था। जैसे आपने क्या देखा, ये मैप देख लीजिए थोड़ा सा, ये 5 शाखाएं कौन कौन सी थी। तो आप ये देखेंगे, जैसे आपका ये मैप है छोटा सा भारत का, ये भारत का माली मैप है। तो इसमें आप देखिएगा कौन कौन से 5 शाखाएं शकों की थी। कहां से आ रहे हैं, मध्य एशिया। मान लो मध्य एशिया यहाँ पर है, मध्य एशिया यहाँ पर है, तो यहाँ से आ रहे हैं ये लोग। तो एक शाखा तो कहां बस रही है आपके, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक शाखा बस रही है किसकी, शकों की। दूसरी शाखा आप देखेंगे पंजाब, पंजाब वाले इलाके में दूसरी शाखा शकों की बसेगी, और इसकी राजधानी क्या होगी, तक्षशिला। देखिए आप तक्षशिला तीन वंशों की राजधानी देख चुके हैं। एक तो इंडो ग्रीक का भी देख लिए, पहलों में गांडोफर्निश का देख लिए, उसके अलावा आप देखेंगे किसमें, तो शकों में भी तक्षशिला, पंजाब की राजधानी तक्षशिला को बनाया गया, जो कि एक क्या था, शकों का एक शाखा थी। तो क्या देखा आपने, अफगानिस्तान एक हुई, दूसरी आपका पंजाब हुआ, तीसरा आपका मथुरा। ये मथुरा है आपका, ये मथुरा पंजाब। ठीक है, उसके अलावा आप 3 शाखा हुआ। चौथी शाखा जो आपका है पश्चिमी क्षत्रप है, पश्चिमी क्षत्रप है या पश्चिमी भारत है। तो पश्चिमी भारत में लगभग आपका जो ये इलाका है,
इस इलाके में कहीं ना कहीं आप देखेंगे शकों ने अपनी एक शाखा स्थापित की। इसे क्या बोलते हैं? पश्चिमी शाखा। क्या बोलते हैं इसे? वेस्टर्न इंडिया, WI। वेस्टर्न इंडिया में भी एक शाखा स्थापित की। इसके अलावा आप देखेंगे, आप दक्षिण में आएंगे, दक्षिण में आपका क्या है? ऊपरी दोआब, ऊपरी दक्कन, ऊपरी दक्कन, ऊपरी दक्कन आपका ये महाराष्ट्र वाला इलाका है। तो महाराष्ट्र में भी इन्होंने अपनी एक शाखा स्थापित की। तो आप क्या देखें कि शकों की 5 शाखाएं भारत की ओर आई। एक शाखा कहां पर? अफगानिस्तान में बसी। दूसरी शाखा आप देखेंगे पंजाब में बसी, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तीसरी शाखा मथुरा में बसी और चौथी शाखा पश्चिमी भारत में बसी, वेस्टर्न इंडिया में बसी। और जो आपकी 5वीं शाखा थी वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ऊपरी दक्कन या महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बसी। तो भारत में 5 शाखाएं, देखा आपने लिखा है, शकों की 5 शाखाएं थी जो भारत की ओर आई। एक अफगानिस्तान में बसी, आपने देखा अफगानिस्तान यहां पर है। दूसरी पंजाब में बसी, पंजाब यहां पर है। तीसरी मथुरा में बसी, मथुरा यम से यहां लिखा हुआ है। चौथी पश्चिमी भारत में बसी, पश्चिमी भारत ये है गुजरात का, राजस्थान का जो आपका इलाका है। उसके अलावा आप देखेंगे जो आपकी 5वीं शाखा थी ऊपरी दक्कन, तो वो देखिए महाराष्ट्र या ऊपरी दक्कन के रूप में यहाँ पर दिख रहा है ये। तो इस प्रकार से शकों की 5 शाखाओं ने भारत की ओर आई और जिसमें से 4 भारत में रही और एक अफगानिस्तान वाले इलाके में अपने साम्राज्य को विस्तार किए। ठीक है, तो 5 शाखाओं ने शकों की 5 शाखाओं ने भारत की ओर आई और भारत पर शासन का संचालन भी की। एक उसमें अफगानिस्तान में थी, इसको आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। फिर शकों की 2 क्षत्रपों ने भारत पर राज्य किया। क्षत्रप मैंने क्या बोला? शक नरेशों को क्षत्रप बोला जाता था। तो शक नरेशों के 2 क्षत्रपों ने मुख्य रूप से भारत में राज्य किया। और 2 क्षत्रप कौन कौन से थे? तो एक उत्तरी क्षत्रप और एक पश्चिमी क्षत्रप। एक उत्तरी क्षत्रप और एक पश्चिमी क्षत्रप, एक उत्तरी क्षत्रप और एक पश्चिमी क्षत्रप। तो उत्तरी क्षत्रप की जो 2 शाखाएं रही आपने देखा मेनली, एक तक्षशिला और दूसरा मथुरा या पंजाब और मथुरा। याद आया ना? देखिए ये उत्तर का कहीं ना कहीं इलाका है। तो उत्तर में कौन कौन सा है? एक पंजाब है और एक मथुरा है। तो ये 2 शाखाएं कहीं ना कहीं किसमें आएंगी? उत्तरी क्षत्रप के अंतर्गत आएंगी। जबकि जब पश्चिमी क्षत्रप की बात करेंगे तो पश्चिमी क्षत्रप में आप क्या देखेंगे? ध्यान रखिएगा, पश्चिमी क्षत्रप में आप ये पश्चिम इलाका देखेंगे लगभग, और इसमें महाराष्ट्र भी आएगा और आपका ये गुजरात और ये क्या बोलते हैं राजस्थान का भी इलाका आएगा। तो 2 क्षत्रपों ने भारत पर, शकों के 2 क्षत्रपों ने राज्य किया। एक उत्तरी क्षत्रप के रूप में आप देखेंगे तो उत्तरी क्षत्रप के रूप में तक्षशिला और मथुरा 2, और उसके बाद जब पश्चिमी में आएंगे तो आप क्या देखेंगे? नासिक और उज्जैन। नासिक और उज्जैन, तो आप क्या देखेंगे? नासिक उज्जैन कहाँ कहाँ पर है? थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। महाराष्ट्र में आपका नासिक है, ये देखिए, और आपका उज्जैन कहाँ? यहाँ पर है, नासिक और उज्जैन देख लीजिएगा। ये आपका क्या है? उज्जैन है, और ये क्या है? आपका नासिक है। तो शकों की 2 क्षत्रपों ने भारत पर राज्य किया, एक पश्चिमी क्षत्रप और एक उत्तरी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप में तक्षशिला या पंजाब मिलता है आपको और मथुरा मिलता है। जबकि पश्चिमी क्षत्रप में आप क्या देखेंगे? आपको एक उज्जैन में मिलता है और दूसरा क्या मिलता है? नासिक या महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से शकों की 2 क्षत्रपों ने भारत पर शासन किया। अब इन क्षत्रपों के बारे में और शकों के कुछ वंशों के बारे में अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक स्लाइड अभी और आपकी बची हुई है इसके लिए, शक वंश के लिए, फिर आपका शक वंश समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों ये शक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और सामान्य सी जानकारी रही। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो बच्चे नहीं पढ़े होते हैं वो कर नहीं पाते हैं। तो यदि आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। मैप का भी विशेष आप प्रयोग किया करिए अपने पढ़ाई के दौरान। ठीक है, मैपिंग की चीजें आपको ज्यादा याद रहती हैं। तो आपने क्या देखा आज की क्लास में? पार्थियन या पहलव वंश और शक वंश के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी। मित्रों मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइए क्लास आपको कैसी लगी। और इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ मित्रों, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।